वेलकम बैक इन इनफोडोर। चलिए आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंटली हमें देखने को मिला था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जेएंडके को लेकर एक मीटिंग इनवाइट की थी, जिसमें कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया गया था। गुप्कार अलायंस बेसिकली जो कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनका ग्रुप है, और जम्मू की जितनी भी पार्टीज थी उनको भी इन्वाइट किया गया था। तो किस तरीके के डिसीजंस लिए गए, आने वाले टाइम में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा कश्मीर के अंदर, तो चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट हम यहाँ पे देख सकते हैं। आर प्रायोरिटी इज टू स्ट्रेंथन राइट्स टू डेमोक्रेसी इन जेएंडके. Delimitation has to happen at quick pace so that polls can happen and जेएंडके get an elected government. तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी, जो डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है उस पर काफी ज्यादा प्रधानमंत्री जी जोर दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके, ताकि जेएंडके को एक इलेक्टेड गवर्नमेंट दी जा सके। तो देखते हैं ये प्रक्रिया क्या है और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है। तो हम इस प्रक्रिया के बारे में हर एक चीज को जानेंगे, सारे फैक्ट्स को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द डिलिमिटेशन? व्हाट इज डिलिमिटेशन? डिलिमिटेशन एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का निर्धारण करते हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम लोग बेसिकली एरिया और जो पॉपुलेशन होते हैं, जो नंबर ऑफ वोटर्स होते हैं, उनको यूज करते हैं एक असेंबली और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने के लिए। और ये प्रक्रिया हर एक कुछ सालों बाद होती रहती है, ताकि जो इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स हैं उनका बैलेंस रखा जा सके। इस प्रक्रिया को करने के लिए पार्लियामेंट क्या करता है, एक जो डिलिमिटेशन एक्ट अंडर आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको लागू करता है। इस एक्ट के तहत एक हाई पावर्ड कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जिसके तहत इस प्रक्रिया को लागू किया जा सकता है। और ये कमीशन एक बहुत ही हाई पावर्ड, जिसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, जिसके जो डिसीजंस होते हैं वो लीगली बाइंडिंग्स होते हैं, और ये सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी ऑफ एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये किसी भी कोर्ट में इनको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, इसके डिसीजन को। इवन पार्लियामेंट भी कोई भी मॉडिफिकेशन सजेस्ट नहीं कर सकती है जो कमीशन ने ऑर्डर पास किए होते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो एग्जाम्स होंगे उसमें डिलिमिटेशन के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो काफी ध्यान से पढ़िएगा और सारे फैक्ट्स को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कमीशन है उसका जो चेयरमैन होते हैं वो या तो रिटायर्ड जज और या सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के हो सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस कमीशन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उस स्टेट के पर्टिकुलर स्टेट के भी कमिश्नर को इंक्लूड किया जा सकता है। 5 एमपीज और 5 एमएलए भी उस पर्टिकुलर कमीशन का हिस्सा होते हैं, ताकि इस प्रक्रिया को एक ट्रांसपेरेंसी से एक्सरसाइज किया जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है उस कमीशन के लिए। सिंस कमीशन इज अ टेम्परेरी बॉडी है, इसके पास कोई भी स्टाफ नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन के जो एम्प्लॉयज हैं वो इस प्रक्रिया को हेल्प करते हैं। इस कमीशन की सारे डेटा को इकट्ठा करने में डिस्ट्रिक्ट से, तहसील और ग्राम पंचायत से सारा डेटा को लिया जाता है, उसके बेसिस पे इस प्रक्रिया को एक्सरसाइज किया जाता है। और ये प्रक्रिया काफी ज्यादा टाइम लेती है, अप टू 5 years भी ले सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर को मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप में मैं शो कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आपने देखा होगा मेजोरिटी ऑफ टाइम्स क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं वो होती हैं। बट ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता है। ऐसा आपने देखा होगा बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उसमें कोई अगर डिस्ट्रिक्ट काफी बड़ा है इन द सेंस ऑफ एरिया और वहाँ की पॉपुलेशन में अगर उसमें ज्यादा है, तो वहाँ पे आप देख सकते होंगे कि वहाँ पे दो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ऐसा होता है, ये हमेशा नहीं होता कि अगर एक ही डिस्ट्रिक्ट है तो एक ही पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वहाँ पे। तो लेकिन बेसिकली बहुत से टाइम हमें देखने को मिलता है कि जितने ही डिस्ट्रिक्ट होते हैं उतने ही पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं। तो यहाँ पे एक ये प्रक्रिया है जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया रही है जेएंडके में, ये कितनी डिफरेंट है बाकी स्टेट से, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक अपना अलग संविधान था। तो डिलिमिटेशन जो कमीशन था वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था जेएंडके के अंदर 1952 में, उसके बाद 1963 में, 1973 में एंड 2002 में। डिलिमिटेशन जो लोकसभा की जो सीट्स होती हैं जेएंडके में वो गवर्न करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जो स्टेट जो असेंबलीज होती हैं उनको गवर्न किया जाता है जम्मू कश्मीर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत। स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1957, इसके अंतर्गत जो स्टेट असेंबलीज होती हैं उनको गवर्न किया जाता है। और इसकी जो प्रक्रिया थी, जो डिलिमिटेशन जो एक्सरसाइज किया गया था जेएंडके में, उसको अंडर प्रेसिडेंट रूल 1995 में लास्ट टाइम किया गया था। और जो उसके जिस कमीशन के जो हेड थे उस टाइम वो थे जस्टिस के गुप्ता जी। उन्होंने इस प्रक्रिया को एक्सरसाइज किया था 1995 में।
इस प्रक्रिया को अगली बार 2005 में होना था, बट इन 2002 में जो फारूक अब्दुल्ला जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस प्रक्रिया को फ्रीज कर दिया। उन्होंने कुछ अमेंडमेंट किए थे जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, जिसके तहत 2026 तक इस प्रक्रिया को फ्रीज कर दिया गया था। यहाँ पे ये डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है? तो बेसिकली क्या है कि जो जम्मू का रीजन है वो हिंदू डोमिनेटेड है, और जो कश्मीर जो वैली है वो मुस्लिम डोमिनेटेड है। और हमें देखने को मिलता है जो कश्मीर की जो असेंबली है, कश्मीर जम्मू कश्मीर की जो असेंबली थी, स्टेट असेंबली, उसमें जो सीट्स थी वो कश्मीर के अंदर ज्यादा थी। 46 जो सीट्स थी वो कश्मीर के अंदर थी, और जो 37 जो सीट्स थी वो जम्मू के अंदर थी। 4 सीट्स लद्दाख के लिए थी, और जो 24 जो सीट्स थी वो पाकिस्तान के लिए रिजर्व रखी गई थी। यहाँ पे जो बीजेपी का मानना है, और जो बाकी जो जम्मू से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, जो हिंदू डोमिनेटेड पार्टीज हैं, उनका ये मानना है कि जम्मू जम्मू के जो रीजन है उसको ज्यादा से ज्यादा जो असेंबलीज हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वो देनी चाहिए, ताकि एक बैलेंस बनाया जा सके। बेसिकली क्या होता है, हम देखते आ रहे हैं बहुत सालों से कि जो जम्मू कश्मीर में जिसकी भी सरकार होती है, वो सीएम बेसिकली कश्मीर से ही बिलोंग करता है। तो एक बैलेंस होना चाहिए। इसके तहत जो 2019 में 15 अगस्त 5 अगस्त को जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, जिसमें कि जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था, उसके तहत अब ये सीट्स की संख्या 83 से 90 होनी है। इस प्रक्रिया होने के बाद, जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया होगी, उसके बाद हम देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर की जो असेंबली में 83 से 90 की संख्या देखने को मिलेगी कॉन्स्टिट्यूंसीज में। तो एक कंसर्न है, बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है उनका ये मानना है कि यहाँ पे वैली का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम हो जाएगा और जम्मू का बढ़ जाएगा, तो इससे एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा, और कहीं ना कहीं उनके जो इलेक्टोरल फॉर्च्यून्स हैं उनको लेके काफी चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए ये पार्टीज इस प्रक्रिया को लागू नहीं होना देना चाहती हैं, और ये आने वाले टाइम में किस तरीके से बदलाव लाएगी, इसके बारे में अमित शाह जी बहुत ही क्लियरली अपने ट्वीट में बोल रहे हैं कि वी आर कमिटेड टू इंश्योर ऑल राउंडर डेवलपमेंट ऑफ J&K. द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज डिस्कस्ड एंड द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज एंड पीसफुल इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन रिस्टोरिंग स्टेटहुड एज प्रॉमिस्ड इन पार्लियामेंट। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि अमित शाह जी ने बोला था पार्लियामेंट के अंदर कि स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा और डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया का होना एक बहुत ही जरूरी माना जा रहा है इस टाइम जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इसको लेके इस मीटिंग्स में बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे सजेशंस और रिक्वायर किए गए हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके थ्रू। इस टाइम का जो प्रेजेंट स्टेटस है कश्मीर का वो क्या है? एक कमीशन को ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है, जिसको हेड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज रंजना प्रकाश देसाई। वो इसको हेड कर रहे हैं इस टाइम, और इसको खत्म होना था इस ईयर 5 मार्च को, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया क्योंकि कोविड की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो इसको गवर्नमेंट ने 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया है। तो हम देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू एंड कश्मीर की, आप देख सकते हैं गुलाम नबी आज़ाद जी का ट्वीट है, और जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं उमर अब्दुल्ला, उनका जो ट्वीट है, बेसिकली इनका इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज की एक ही डिमांड है कि स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए, धारा 370 को वापस लिया जाए, और इलेक्शंस को दोबारा से कराया जाए। तो देखते हैं इनकी कितनी डिमांड्स पूरी होती हैं, क्या क्या आगे आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। हम सारे इनके जितने भी डिसीजंस आएंगे उनको देखते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। तो बेसिकली आप लोग इस टॉपिक को काफी ध्यान से पढ़ें, और अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं तो दोबारा से देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे आप उनमें इस टॉपिक के बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।